Good evening, student. Welcome to our platform. We are discussing the questions of previous years of HTET biology portion. Now we are solving the questions of 2024 paper. Our first question is, which type of joints is formed between the bones of the skull? Skull की bone के बीच में किस टाइप के joint पाए जाते हैं, ये पूछा है. तो जनरली जो जॉइंट्स है ना बोन्स के बीच में 3 तरह के हैं. जॉइंट्स होते हैं 3 तरह के. एक वो जॉइंट जो बिल्कुल हिल नहीं सकते, फिक्स्ड जॉइंट है, जिनमें बोन्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगी, फिक्स्ड जॉइंट बोलेंगे उनको. दूसरे जिनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी उनको कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जिनमें कार्टिलेज भी होते हैं बीच में, कार्टिलेजिनस जॉइंट. और थर्ड जिनमें मूवमेंट अलाउ है उनको हम बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट. क्या बोलेंगे? साइनोवियल जॉइंट. तो जो फिक्स्ड जॉइंट है उनको सूचर्स भी बोलते हैं हम. ठीक है, सूचर्स. या इनके बीच में फाइबर्स होते हैं, इसलिए इनको फाइबरस जॉइंट भी बोला जाता है. फाइबरस जॉइंट. अब ये जो फाइबरस जॉइंट है ना वो मिलेंगे स्कल बोन्स के बीच में. स्कल, अपनी ये स्कल है, इस स्कल के अंदर ऊपर की साइड ये जो खोल है जिसके अंदर अपना ब्रेन प्रोटेक्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से, उस स्कल के हिस्से को क्रेनियम बोलते हैं. और आगे ये फेस है, फेशियल बोन्स है यहाँ. तो ये जो फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन से मिलके बनी अपनी स्कल. तो स्कल के अंदर 2 टाइप की बोन है. एक तो है फेशियल बोन और दूसरी है क्रेनियल बोन्स. क्रेनियल बोन टोटल होती है 8 और फेशियल बोन कितनी है? 14. तो 14 और 8 ये 22 बोन्स हैं वो स्कल के अंदर आएगी. अब इनमें जो फेशियल बोन के अंदर अपर जो लोअर जो होते हैं, तो लोअर जो की जो बोन है उसको बोलते हैं मैंडिबल. क्या बोलते हैं? मैंडिबल. अकेली हिलने वाली हड्डी स्कल की कौन सी है? मैंडिबल है. ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज द लोअर जो बोन विच इज नोन एज मैंडिबल. और मैंडिबल के बीच में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है. तो अकेले इस जॉइंट को छोड़ देंगे तो बाकी स्कल्स की जितनी सारी बोन्स हैं उनके बीच में कौन से जॉइंट मिलेंगे हमें? फाइबरस जॉइंट या सूचर्स या फिक्स जॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं उनको. ठीक है, तो इसमें से आंसर आएगा हमारा फाइबरस जॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर जो बोन्स हैं इस एक को छोड़ के सारी की सारी क्या है? फाइबरस जॉइंट से जुड़ी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म? रिंगवर्म के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसको कॉज करता है? तो रिंगवर्म के लिए फंजाई है. कौन है? फंजाई, क्योंकि ये फंगल डिजीज है. तो पूछा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड मैक्रोस्पोरम. हालांकि ये सारी फंजाई है, इनमें से हमें स्पेसिफिकली छांटना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो जो एक फंजाई आती है ट्राइकोडर्मा, कौन सी आती है? ट्राइकोडर्मा. ठीक है, मेनली तो यही है, यानी ट्राइकोफाइटोन. और ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ग्रो करती है ये वाली फंजाई, इसको बोलते हैं एपिडर्मोफाइटोन. माइक्रोस्पोरम, ये फंजाई भी क्या करती है? रिंगवर्म कोज करती है. तो ये 3 फंजाई है जो रिंगवर्म कोज करेगी, पर हमें पूछा है नोट. तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी आंसर रहेगा. फोर्थ आंसर मैक्रोस्पोरम. मैक्रोस्पोरम ये माइक्रोस्पोरम इसका एग्जांपल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज? ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन होता है रिलीजिंग ऑफ ओवम और फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. अब कभी भी अगर गैमेट रिलीज करवाना हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, जो गैमेट्स को रिलीज करवाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेट
गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, क्या बोलते हैं? गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर बोलते हैं। और ये गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने का काम करता है, oogenesis की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है जो यूट्राइन मसल की डेवलपमेंट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल बनाएगा फीमेल्स के अंदर oogenesis के दौरान। तो इनके काम है। अकेला क्या है? लुटेनाइजिंग हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज ग्लूकोज एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? तो देखो सुनो, नेफ्रॉन आपने पढ़ा होगा, ऐसी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, यूं करके ऐसी स्ट्रक्चर है। ये ऐसे घूम के वापस यहीं से आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसी एक स्ट्रक्चर है। यूं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये है बोमन्स कैप्सूल, ये वाली स्ट्रक्चर। ये बोमन्स कैप्सूल है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो यू शेप है उसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। और नेक्स्ट ये दोबारा से कोइलिंग पोर्शन आ गया, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये एक जो बड़ी सी ट्यूब है जिसके अंदर कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है। इसमें हमें पूछा है ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। तो एक ब्लड कैपिलरी आती है, ब्लड लेके इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और यहाँ के ऐसे छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगी और फिर ये आर्टरी वापस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ गुच्छा बनेगा एक कैपिलरीज का। अब ये आने वाली जो आर्टरी थी उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। और जो जाने वाली है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ऐसे। और अंदर जो स्ट्रक्चर बनी है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, गुच्छा है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। वैसे इन दोनों को मिला के भी एक स्ट्रक्चर बोला जाता है मालफिजियन बॉडी। क्या बोला जाता है? मालफिजियन बॉडी। ओके। अब यहां से जो ब्लड फिल्टर होगा ना, वो ब्लड फिल्टर होके सारा किस में आ जाएगा? पीसीटी के अंदर आ जाएगा। और ब्लड के साथ साथ कुछ चीजें और भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जैसे कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी, फ्रुक्टोज भी एब्जॉर्ब होगी, फिल्टर होगी, ठीक है। आयंस फिल्टर हो जाएंगे, यूरिया फिल्टर हो जाएगी, वाटर फिल्टर हो जाएगा, कुछ एक अमीनो एसिड भी फिल्टर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इन पोर से छोटी है, जहाँ ये छोटे छोटे पोर होते हैं उनसे छोटी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी फिल्टर आउट हो जाएगी और फिल्टर आउट होके चली जाएगी पीसीटी में। बट ये जो इफरेंट आर्टरियोल है वो यहाँ से लिपटना स्टार्ट करेगा इसके बार बार, और जो जो चीज़ें काम की हैं इनमें से, जैसे ये काम के हैं, वाटर भी काम का है, अमीनो एसिड भी काम का है, यूरिया और कुछ अमाउंट में वाटर, वो यूरिन बनाते हैं, बाकी सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आयंस ये रीअब्जॉर्ब होंगे, ये पीसीटी में होंगे। कहाँ पे होंगे? पीसीटी में। तो आंसर इसका आ जाएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेनले लूप में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट कोई भी हार्मोन
नहीं होता वहाँ, और डीसीटी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस तो वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन का, और लूप ऑफ हेनले से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बायो प्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू? बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? पहला है एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कॉमर्शियल प्रोडक्ट। देखो जो नए कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यूज हो सकते हैं, उनके लिए जो हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं वो एक ब्रांच में आता है जिसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग। कंजर्वेशन ऑफ अनडेंजर्ड स्पीसीज, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके लिए एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। स्टडिंग इकोलॉजिकल सिस्टम, इसके अंदर ये आती है इकोलॉजी में, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व passes आउट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड। ये कहता है रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है वो रेटिना के कौन से पार्ट से निकलती है, या कौन सी ऐसी जगह है वो, ठीक है। तो ह्यूमन आई पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है? तो ह्यूमन आई में ये मान लेते हैं लेंस है, इस लेंस के बाहर ये सीलियरी मसल है, ये सीलियरी मसल आगे कोरोइड के साथ जुड़ जाती है ऐसे करके, ठीक है। और इधर भी ये सीलियरी मसल्स हैं और ये बना लेगा कोरोइड लेयर, ये कोरोइड लेयर है। और यहाँ चारों ओर लेंस के क्या होती है? आइरिस। और इसके आगे की ओर जो पोर्शन है वो एक्वस चैम्बर है, और इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको सक्लेरा बोलते हैं हम, ठीक है। ये सक्लेरा है। अब स्क्लेरा जो लेंस के आगे है उसी को हम कॉर्निया बोल देते हैं। तो ये वाला हिस्सा कॉर्निया है, ये लेंस है। अब कोरोइड के नीचे से एक और लेयर पास होती है जो फोटो सेंसिटिव लेयर है, उसी को हम रेटिना बोलते हैं। तो ये वाली जो लेयर है वो रेटिना है। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो क्लियर बनती है। यहाँ पे जहाँ पे ये नर्व एंडिंग छोड़ के गई है, ये नर्व है सारी की सारी, जिनको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऑप्टिक नर्व है सारी। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर छोड़ के जाती है, ठीक है, यहाँ से रिलीज होती है। अब बिल्कुल क्लियर जहाँ इमेज बनेगी वो ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। तो ये वाला येलो स्पॉट है जिसको बोलते हैं फोविया लूटिया। क्या बोलते हैं? फोविया लूटिया, फोविया। ये ब्लाइंड स्पॉट है। कौन सा है? ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ से सारी ऑप्टिक नर्व निकल गई है। तो इसी ने यही तो पूछा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होती है, तो कौन सा है? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है। और ऑप्टिकाइज्मा क्या है? ऑप्टिकाइज्मा ब्रेन के अंदर बनता है। जो लेफ्ट और राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, इनसे ऑप्टिक नर्व निकलेगी। बट राइट आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो जाएंगी लेफ्ट हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट वाले की जाएगी राइट हेमिस्फीयर में। तो ये ब्रेन के अंदर जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगी, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकाइज्मा। नेक्स्ट, जया एंड रत्ना आर द वैरायटी ऑफ। जया और रत्ना किस क्रॉप की वैरायटी है? तो ये राइस की वैरायटी है। किसकी है? राइस की। सेमी डवार्फ वैरायटी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? इसमें सेमी डवार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो एक साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड वाइड जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अब उस टाइम सेमी डवार्फ वैरायटी आई थी व्हीट और राइस की, उनमें से जो राइस की आई है वो कौन सी है? जया और रत्ना। जिस वजह से प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई थी, तो बढ़ती पॉपुलेशन को फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई थी। नेक्स्ट है
म्यूकर इज एसोसिएटेड विद, म्यूकर क्या है, म्यूकर एक फंजाई है, क्या है, फंजाई है। तो फंजाई की 4 अलग अलग क्लास है, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो फाइकोमाइस्टीज के अंदर ऐसी फंजाई आती है जिनकी माइसीलियम यानी उनकी बॉडी है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो म्यूकर उसी का एग्जांपल है फाइकोमाइस्टीज का, तो ये फाइकोमाइस्टीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है, नेम द मेथड विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अक्कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशनल फॉलोइंग पार्चुरेशन। इसमें कई प्रोसेस दी गई है, एक तो ओव्यूलेशन दिया गया है, ठीक है, एक ये एक दिया गया है पार्चुरेशन, ठीक है, एक दिया गया है लैक्टेशन। ये अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हैं। पहले तो क्या है, ओव्यूलेशन तो होता है रिलीजिंग ऑफ ओवम, क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन। रिलीजिंग ऑफ ओवम। दूसरा दिया गया है पार्चुरेशन। जो बर्थ प्रोसेस है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, बर्थ का ही दूसरा नाम क्या है, पार्चुरेशन है। ऐसे ही लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन है पीरियड इन विच मदर lactate for nutrition of न्यूली बोर्न बेबी, कि जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसके न्यूट्रिशन के लिए मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है, उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ऐसे ही जो बर्थ की प्रोसेस है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, और रिलीजिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। इसमें पूछा है कौन सा ऐसा मेथड है जिससे क्या होगा कि जो साइक्लिक चेंजेस फीमेल्स में होते हैं, साइक्लिक चेंज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाई जाती, डू नॉट अक्कर लिखा है ना उसमें। तो साइक्लिक चेंजेस कब नहीं पाई जाती, जब इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो। तो लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोला जाता है, प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है। अब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो सप्रेस करके रखता है प्रोजेस्टेरोन को, किसको, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट नहीं होने देता। और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ऐसे मेथड को बोलते हैं हम लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया होता है लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो वो है एमिनोरिया। किस वजह से नहीं है, लैक्टेशन की वजह से नहीं है, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मिथेनोजन्स आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं, ये बात सही है, ठीक है। मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम का हिस्सा है। ऐसे ही यू बैक्टीरिया को के अंदर एक आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल है नोस्टोक। साइनोबैक्टीरिया में कई सारे हैं, नोस्टोक है, नोबियना है, ओसिलेटोरिया है, ठीक है, फ्रैंकिया, जोला, ये सारे। ऐसे ही प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर अलग अलग मेंबर आते हैं, जैसे कि डायटम्स। प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसमें डायटम आएंगे, डाइनोफ्लैजलेट्स आएंगे, यूग्लिनोइड्स आएंगे, स्लिम मोल्ड्स आएंगे, स्पोरोजोन भी आएंगे, या प्रोटोजोन आएंगे। क्या आएंगे, प्रोटोजोन्स। ये 5 अलग अलग क्लास है प्रोटिस्टा की। उनमें से यूग्लिनोइड सही है, ये भी सही है, ये भी सही था। लास्ट देखते हैं स्पोरोजोन फंजाई के अंदर। मैंने अभी बताया है प्रोटोजोआ के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं,
प्रोटोजोआ, जैसे जिसमें सीलिया होंगी वो सीलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजेला होंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, और एक होते हैं स्पोरोजोन। तो स्पोरोजोन किसका हिस्सा है? प्रोटोजोआ का हिस्सा है, ना कि फंजाई का हिस्सा है। तो ये वाला पेयर है, ये मिसमैच पेयर है, आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर दोबारा से करेक्ट इनकरेक्ट वाला है। ये कुछ क्रॉप्स की वैरायटी दी गई है, हिमगिरी, पूसा स्वर्णिम, पूसा गौरव एंड पूसा कोमल। ये सारी वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की। इनमें से ये डिजीज़ रेजिस्टेंट पूछा गया है कि कौन से उनमें जीन डाले गए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से जीन डाले जाते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर, जीआई क्रॉप बनाने के लिए उसको, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने के लिए। तो हिमगिरी किसके लिए? स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस के लिए। स्ट्राइप रस्ट क्या होता है कि जो लीफ है ना वो थोड़ी सी स्ट्राइप कर्ल हो जाती है, तो उसमें फंजाई की वजह से फंजाई रेजिस्टेंस जीन डाले जाते हैं। तो हिमगिरी सही है। पूसा स्वर्णिम, एफिड। एफिड क्या होते हैं? ये एक टाइप के आर्थ्रोपोड हैं, इंसेक्टा के अंदर आते हैं एफिड्स, जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट के पैरासाइट्स हैं। तो ये एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं है, ये फंगल रेजिस्टेंट है जिसमें वाइट रस्ट आता है। क्या आता है? वाइट रस्ट। तो ये वाइट रस्ट के लिए है, ना कि एफिड्स के लिए। नेक्स्ट है पूसा गौरव, हाँ ये एफिड के लिए है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ब्लाइट पूसा कोमल, हाँ ये भी सही है। जैसे पोटैटो के अंदर ब्लाइट होता है, ठीक है, वैसे ही पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए सही है। इसका आंसर रहेगा सेकंड, पूसा स्वर्णिम, जो किसके लिए है? वाइट रस्ट के लिए। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस सेल साइकिल है, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहला फेज चलेगा G1 फेज। कौन सा चलेगा? G1 फेज। उसके बाद चलेगा S फेज, उसके बाद चलेगा G2 फेज, उसके बाद चलेगा M फेज। ऐसे चलेगी सेल साइकिल पूरी। फिर उसके बाद M फेज में एक सेल से दो सेल हो जाएंगी। तो G1, S और G2 ये पूरी प्रोसेस इंटरफेज कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरफेज। और जो M फेज है वो डिपेंड करता है कि माइटोसिस है या मियोसिस है। अगर मियोसिस है तो मियोटिक फेज होगा, माइटोसिस है तो माइटोटिक फेज होगा। इंटरफेज में G1 क्या करता है? G1 में सेल ग्रो करेगी खुद को और DNA रेप्लिकेशन के लिए तैयार करेगी। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इसको। G2 में कुछ प्रोटीन तैयार होंगी जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। तो इसका पहला है डीएनए सिंथेसाइज। डीएनए सिंथेसाइज होगा एस फेज में, तो ये आएगा एस फेज के लिए। सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ये बात सही है, ये होगी G1 में, तो ये G1 के लिए है। फिर क्रोमोजोम अलाइंग दैट द मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज आता है एम फेज का हिस्सा है। एम फेज में 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 फेज आते हैं। और मेटाफेज के अंदर सारे क्रोमोजोम एक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो एम फेज का हिस्सा है, ना कि G1 का। सेल डिवाइड होती है साइटोकाइनेसिस से, तो ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा अपने पास सेकंड। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना अपने को। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज सुनिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सारी गैसों को बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सारी गैस वो है ग्रीन हाउस गैस। इसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है। इसमें एक और गैस भी है N2O। ये स्टेटमेंट तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। डॉब्सन यूनिट मेजर द नॉइस इन एनवायरनमेंट। देखो नॉइस के लिए जो यूनिट है ना वो डेसिबल है। कौन सी है? डेसिबल। इसको लिखा जाता है स्मॉल d कैपिटल B से, डेसिबल को। तो ये है डेसिबल, ये नॉइस को मेजर करती है। बट जो डॉब्सन यूनिट है वो थिकनेस ऑफ ओजोन के लिए है। किसके लिए? थिकनेस ऑफ ओजोन।
ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ना वो डॉब्सन में काउंट की जाती है, उसको कैपिटल डी स्मॉल बी से लिखा जाता है। तो ये इनकरेक्ट है, आंसर तो यही रहेगा। आगे फिर पढ़ लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जिसमें ओजोन को बचाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रखे गए थे ताकि ओजोन डिप्लीशन ना हो, ये बात सही है। यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इन द क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट को डिकम्पोज या डिस्पोजल करने के लिए क्या करते हैं, इंसिनरेटर यूज़ किए जाते हैं। ये मशीनें हैं जिनसे उस वेस्ट से निपटारा पाया जाता है। तो सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ डॉब्सन यूनिट किसके लिए है, ओजोन की थिकनेस के लिए। नेक्स्ट है स्कोया, इसका कंप्लीट नाम होगा मेटास्कोया। क्या नाम होगा, मेटास्कोया। लार्जेस्ट रेडवुड ट्री है ये, बहुत ही ऊंचा है, 110 मीटर हाइट का प्लांट है। अभी जो पीछे एक प्लांट था 111 मीटर का, वो अभी गिर गया, तो उसके बाद जो एक और प्लांट है वहाँ 110 मीटर, हिमालयन रेंज पे पाए जाते हैं पौधे, लंबे लंबे पौधे हैं। तो ये कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर आते हैं, प्लांट ग्रुप में एक तो आ सकती है एल्गी, एल्गी, एक आ सकते हैं ब्रायोफाइट्स, एक आते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये सारे प्लांट के पार्ट्स हैं, ये प्लांट के अलग अलग ग्रुप्स हैं। एल्गी एक्वेटिक है, ब्रायोफाइटा कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है, वो कुछ एक्वेटिक मतलब डिपेंड करते हैं वाटर पे। ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें टेरिडोफाइटा, ये छोटे पौधे हैं, इतने बड़े भी नहीं है। पर जो जिम्नोस्पर्म है उसी के अंदर आता है अपना मेटास्कोया, तो इसका आंसर आएगा जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फूलों वाले फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म का हिस्सा है, पर जो मेटास्कोया है वो जिम्नोस्पर्म का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ स्विस चीज, स्विस चीज को बनाने के लिए की जाती है फर्मेंटेशन। क्या की जाती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन यानी विदाउट ऑक्सीजन हमें कोई भी शुगर का ब्रेक डाउन करना है तो हमें जनरली दो चीज़ें मिलती है इसमें। एक तो मिलती है इथेनॉल, जो एक टाइप की एल्कोहल है, ब्रीवरी इंडस्ट्री ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से प्रोड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है अपने बेकरी प्रोडक्ट में। किसमें, बेकरी प्रोडक्ट में, जैसे कि इडली, डोसा, केक, पेस्ट्री, ये सारा कुछ बनाने के लिए बेकरी इंडस्ट्री है, तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है। ऐसे ही पूछा गया है स्विस चीज़ का जो टेक्सचर है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेवार है। अब फर्मेंटेशन में जनरली जैसे बेकरी प्रोडक्ट में किसको यूज़ करते हैं, एक फंजाई को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बेकर यीस्ट। यीस्ट, यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। क्या होता है, सैक्रोमाइसिस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। सैक्रोमाइसिस मैंने अभी बताया यीस्ट को बोलते हैं, बट वो स्विस चीज़ में यूज़ नहीं होती। स्विस चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होगा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमानी। इसका पूरा नाम क्या है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमानी। पेनिसिलियम नोटाटम, कौन सा, पेनिसिलियम नोटाटम। ये पेनिसिलियम नोटाटम से सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, पेनिसिलिन। तो ये भी स्विस चीज़ के लिए नहीं आता। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है सेल में उसकी पैकेजिंग कौन करता है, सॉर्टिंग कौन करता है, और मॉडिफिकेशन कौन करता है। प्रोटीन फॉर्मेशन तो करता है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, राइबोसोम। और राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यानी RER भी किससे
जुड़ी हुई है प्रोटीन सिंथेसिस से, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं आएगा इसका आंसर, ना ही राइबोसोम आएगा, दो तो नहीं हो सकते। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेज। तो प्रोटीएज मिलेंगे तो वो पैकेजिंग नहीं करेगा, वो तो तोड़ ही देगा इसको। तो गोल्गी अपरेटस एक ऐसी स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो क्या करती है, इस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ बांध देती है, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ बांध देती है और इसको बना देगी ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बना देगी? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। जो कौन करता है? गोल्गी बॉडी करेगी। तो जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है या पैकेजिंग है, किसका काम है? गोल्गी अपरेटस का काम है। नेक्स्ट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सी शार्पली द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अच्छे से बननी चाहिए तो किस हिस्से पे बनेगी? अभी थोड़ी देर पहले आई का एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें जो आगे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट हिस्सा था वो कॉर्निया था, जहाँ कोई इमेज बनती ही नहीं। स्क्लेरा ऊपर वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो वाइट कलर की है, जो ये अपना वाइट कलर है आंखों का, वो स्क्लेरा वाला हिस्सा है सारा। ऑप्टिक नर्व वो सारी नर्व है जो मैसेज को लेके जाएंगी। तो एक ही लेयर बच गई, रेटिना, जो फोटो सेंसिटिव लेयर है। कौन सी है? फोटो सेंसिटिव लेयर है ये, इसी पे सारी इमेज बनती है। तो आंसर रहेगा अपना रेटिना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता? जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सिर्फ वही प्लांट करेंगे जिनके पास कुछ खास पिगमेंट होंगे, जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसके पास होगा वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं और यूग्लिना है जो प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस करेंगे, बाकी सभी तो कोई नहीं कर सकते ना। तो फोटोसिंथेसिस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं है। जैसे एनिमल्स हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बट हम लिविंग तो हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं हुआ। तो आंसर तो ये रहेगा। बाकी सभी को पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है नई प्रोजनी पैदा करना। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन साइज, सेल नंबर, ठीक है। इनके अंदर कभी भी इंक्रीमेंट होगा तो उसको ग्रोथ बोला जाएगा। फिर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्कर इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन मिलेगी, उसको सिंपली केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उन सभी रिएक्शंस को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। उनमें दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, एक जिसमें कोई दो चीज़ें मिलके एक नई बना रही हो, या फिर कोई एक चीज़ टूट के दो तीन चीज़ें बना रही हो। तो उसमें दो टाइप की प्रोसेस आती है, एनाबॉलिज्म जिसमें नई चीज़ें बनेंगी, दो जुड़ के एक बनेगा, और जिसमें टूटने वाली होगी उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रिप्रोडक्शन भी है, कौन नहीं है? फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है द प्राइमरी रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं, जिससे ये राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे प्रोटीन बनाएगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन नहीं पाए जाते, ये लिपिड सिंथेसिस करती है। क्या करती है? लिपिड। फैट की तरह मॉलिक्यूल होते हैं, उनको लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड सिंथेसिस में किसका रोल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका आंसर आएगा लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। देखो अलग अलग टाइप की साइकिल्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल जिनको बोलते हैं हम, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये सारे मिनरल्स का
कभी वो प्लांट्स के अंदर जाते हैं या वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उनको, फिर उन प्लांट्स को हर्बीवर खा जाते हैं तो उनकी बॉडी में चले जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, तो एक साइक्लिक मैनर में फ्लो करते हैं वो, उन्हीं को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इनमें से पूछता है सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है। सेडिमेंट्री साइकिल यानी देखो सेडिमेंट्री एलिमेंट कौन से हैं, एक तो है फॉस्फोरस, कौन सा है, फॉस्फोरस और सल्फर, जो हमें रॉक से मिलेंगे जनरली। तो यही दो एलिमेंट की साइकिल ऐसी है जो सेडिमेंट्री हो सकती है। तो आंसर रहेगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इसमें नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इसमें कार्बन आ गया, आंसर क्या रहेगा, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम द फूड चेन। फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर क्या है। अब हम रैंडम एक फूड चेन लेके चलते हैं कि किसी प्लांट को किसने खाया, हर्बीवर, जैसे कोई इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, ठीक है, ईगल को भी मान लेते हैं टाइगर खा गया। तो ऐसे अलग अलग ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स की एक फूड चेन है। इस फूड चेन के अलग अलग मेंबर हैं, उन मेंबर को एक खास एनर्जी लेवल पे रखा गया है जिनको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो ये T1 है और ये T2 है, ये ऐसे ही T3 है, स्नेक T4 पे आएगा और ईगल T5 पे आएगा और ये लास्ट में T6 पे आएगा, ऐसे करके। हमें पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये तो फूड को प्रोड्यूस करेगा, तो T1 पे हमेशा कौन रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा। और प्लांट को जो खाने वाले होंगे वो हर्बीवर होंगे, उसको खाने वाला ये सारे कार्निवर होंगे, ये किसी एनिमल को खा रहे हैं, ये सिर्फ प्लांट को खा रहा है, तो ये हर्बीवर है। पर ये कंज्यूम तो कर रहे हैं ना, एनर्जी तो ले रहे हैं, खुद तो नहीं बना रहे, खुद नहीं बना रहे, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, सारे के सारे प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। और प्रोड्यूसर पे डिपेंड सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर है। इन कंज्यूमर में से भी जो सबसे पहले आएगा वो कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर है, तीसरे पे आने वाला टर्सरी कंज्यूमर है, जो बिल्कुल लास्ट में आएगा वो टॉप कंज्यूमर है। कौन है, टॉप कंज्यूमर है। तो इनमें से पूछा है कि इस लेवल पे कौन आता है जो प्लांट को खाता है, मतलब हर्बीवर कौन है। तो जू प्लैंकटन किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंकटन को, और फाइटोप्लैंकटन आता है T1 पे, सही है। ग्रास ऊपर किसको खाएगा, प्लांट्स को खाएगा। काऊ भी किसको खाएगी, प्लांट्स को खाएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे इसमें बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स इंसेक्ट को खा सकते हैं, इंसेक्ट किस में आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही फिश भी सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी भी हो सकती है, वोल्फ भी टॉप का कंज्यूमर तक हो सकता है। फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर है, ऐसे ही लोएन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो आंसर क्या रहेगा, जू प्लैंकटन, ये ग्रास ऊपर, जू प्लैंकटन एंड काऊ। ओके, क्लास इज ओवर. Be prepare yourself for HTET. Thank you.